ये क्वेश्चन नंबर 11th CBSE 2025 क्लास 12th मैथमेटिकल क्वेश्चन पेपर कोड 6511। क्या 11th क्वेश्चन, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन दिस इक्वल टू दे रखा है बी सी 4 दे रखा है, देन एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी और सी के बीच में निकालना, तो बी सी को एक तरफ रखेंगे, बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ए, फिर इसका स्क्वायरिंग करेंगे या डॉट प्रोडक्ट लग लेंगे, तो बी का मॉड का स्क्वायर प्लस सी के मॉड का स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी डॉट सी इक्वल टू क्या, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ट्वाइस बी डॉट सी कितना हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर कितना है, ये है 37 हो गया, माइनस बी का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस सी का स्क्वायर 16 9 25 या 12 हो जाएगा। तो बी डॉट सी कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए 6 हो गया। अब कॉस थीटा, बी और सी के बीच में एंगल थीटा है, तो बी डॉट सी अपॉन बी मॉड और सी मॉड हो जाएगा। तो कितना हो गया, बी डॉट सी 6 आया, ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना 1/2 मतलब थीटा कितना हो गया π/3 60 डिग्री। तो ये इसका सॉल्यूशन था। दूसरा इसको, क्योंकि ये ABC ट्राइंगल के हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये ABC, ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया, ये वेक्टर C, ट्राइंगल के फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि ABC इसको ले लेते हैं, ABC ये ट्राइंगल है, तो हमको B और C, B को आगे बढ़ाइए वेक्टर, ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं थीटा कोसाइन रूल से, कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। तो अगर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ये माइनस हाफ आ जाएगा, माइनस हाफ का मतलब ये हो गया 120 डिग्री। अब ये 120 आ गया तो ये निकालना है, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो जो हमको एंगल चाहिए वो कितना, 60 डिग्री यानी π/3 हो जाएगा आंसर। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कोसाइन रूल से। क्वेश्चन नंबर 12, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y³ dy/dx इक्वल टू 2y ईच। अब ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हमको लानी पड़ेगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है नहीं, तो कैसे लाएंगे, x प्लस 2y³ इक्वल टू 2y dx अपॉन dy, यानी dx अपॉन dy किसके बराबर हो जाएगा, 2y से डिवाइड कर दीजिए, x अपॉन 2y प्लस 2y से इसको डिवाइड करें, 2 से 2 कैंसिल, y² हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन 2y x इक्वल टू y²। अब ये किस फॉर्म का है, देखिए dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, इस फॉर्म का है, वेर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली। ये है ना, p क्या है यहाँ पर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है तब इसका, इंटीग्रेशन e⁻p dy कितने बड़ा, p की वैल्यू -1 अपॉन 2y dy इक्वल टू e⁻² 1 अपॉन y dy log y। इसको ऐसा लिख सकते हैं e⁻log y⁻², ये ऐसे लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं y⁻² यानी 1 अपॉन √y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 1 अपॉन √y, ये आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 13, इफ a इक्वल टू 70x 070 0 से y, ये मैट्रिक्स है, इज अ स्केलर मैट्रिक्स, देन y⁻x। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो y किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर, और x किसके, और बाकी क्या होने चाहिए 0, तो x किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो y⁻x कितना हो जाएगा, 7⁻0 दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ LPP आर 2,72, 15,20 एंड 40,15 इफ z इज इक्वल टू विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन। अब देखिए यहाँ सब सारे ऑप्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या फिजिबल रीजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रेस्ट्रिक्शन दे दिया हमको LPP में, ये रेस्ट्रिक्शन, एक रेस्ट्रिक्शन ऐसी ड्रॉ कर दी हमने, एक रेस्ट्रिक्शन है, एक रेस्ट्रिक्शन। अब सबके रीजन निकाले, सपोज इसका रीजन जो भी पॉइंट है इधर सेटिस्फाई कर रहे हैं इस रेस्ट्रिक्शन को, सारे इधर के पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इसके इधर के पॉइंट, इससे नीचे को जो पॉइंट हैं तो इस रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इस रेस्ट्रिक्शन को इससे ऊपर वाले पॉइंट सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, नीचे वाले नहीं कर रहे हैं। तो कॉमन रीजन क्या आंसर बन जाएगा ये, इसको हम कहेंगे फिजिबल रीजन। फिजिकल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट है ये हो गए, ये कॉर्नर पॉइंट है, इस पर इस फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो हमको चेक करना है किस पर है, तो सारे वैल्यू इसमें रखते जाइए। 18x पहला हम देख रहे हैं z पहला हमने रखा 2,72, कितना है 2,72, 18 × 2 प्लस 9 × 72, कितना हो जाएगा 18 2 36 प्लस 18 1 64, ये हो जाएगा 14 1 8 और 684, ये हो जाएगा। दूसरा z इक्वल टू किस पॉइंट पर, 15 20 पर, 15 20 दैट इज इक्वल टू 18x 18 × 15 प्लस 9 × 20, तो 18 50 15 8 जा 120 12 27 प्लस 9 20 180 दैट इज इक्वल टू 450, और z थर्ड पॉइंट है 40 15, इस पर देखना है 18 × 40 प्लस 15 × 20, सॉरी 9 × 15 प्लस 18 × x यानी 40 प्लस 9 × 15 इज इक्वल टू कितना होगा 18 4 जा 72 प्लस 15 9 जा 135, कितना हो जाएगा 5 3 2 5 7 8 50। तो मैक्सिमम किस पर है, मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू ये है। तो मैक्सिमम तो इस पर मिलेगी और मिनिमम इस पर मिलेगी, मैक्सिमम इस पर मिलेगी और मिनिमम इस पर मिलेगी। तो ये सी वाला आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए इसमें है क्या, इसमें हमको जो है 4 कंडीशंस दे रखी हैं, तो बतानी है कौन सी इसमें जो है करेक्ट नहीं है। देखिए पहला हम बी वाला चेक करते हैं। बी में क्या है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी का इनवर्स है। अगर बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी का इनवर्स है तो बी इनवर्स ए को अगर हम जो ए इनवर्स को अगर हम जो है ए बी से मल्टीप्लाइड कर दें तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। अब देखते हैं आ रही नहीं आ रही। तो इसमें क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, तो एसोसिएटिविटी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए बी ये लिख सकते हैं। और ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, आई बी बन जाएगा। और आई बी कितना होता है, बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करें बी, बी इनवर्स से बी कितना हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा।
तो इसका मतलब जो B इनवर्स A इनवर्स है ये क्या है, AB का इनवर्स है। तो B इनवर्स A इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ AB। इसका मतलब ये तो हमारा सही हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि एडजॉइंट A, क्योंकि A इनवर्स कितना होता है, एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए, एडजॉइंट A किसके बराबर हो जाएगा, डिटरमिनेंट इनटू A इनवर्स। ये भी सही है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। हम जानते हैं A इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी होता है। तो डिटरमिनेंट A इनवर्स कितना है, आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट 1 हो गया। और अगर दो मैट्रिसेस हैं उनके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट क्या होता है, उनके अलग अलग डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये लिख दिया हमने। तो A इनवर्स का डिटरमिनेंट यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट A, यानी इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट A इनवर्स। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब रॉन्ग क्या क्या है, ये है, ये करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो गया A। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ax प्लस by इज बाउंडेड देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर बाउंडेड रीजन है, फिजिबल रीजन बाउंडेड है, तो क्या होगा, उसकी एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू होती है। अनबाउंडेड है तो यानी अनबाउंडेड, अगर क्या है नीचे से अनबाउंडेड है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर अपर बाउंड है तो जो है मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसमें जो है क्या है, बाउंडेड है तो क्या होगा, इट विल हैव बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो इसका ये करेक्ट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x कॉमा x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इज गिवन बाय। ये फिगर दे रखा है। तो इसमें जो है ये शेडेड एरिया है, इसका हमको शेडेड पोर्शन है, शेडेड रीजन है, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, एक अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्री स्ट्रिप देखते हैं लेते हैं, तो एक एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने ली। तो ये जैसे एलिमेंट्री स्ट्रिप है, तो ये इसकी थिकनेस कितनी है, dx है। तो ये जो है सपोज यहाँ पर पॉइंट x कॉमा y है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका y हो जाएगा। तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, जो स्ट्रिप है, तो y dx से एरिया हो जाएगा। ये छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रिप में हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल कहाँ से, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे। तो ये पॉइंट 0 है, x में ये पॉइंट 4 है, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा टोटल इस शेडेड एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर y क्या है, y स्क्वायर रूट x हो जाएगा। तो 0 to 4 रूट x dx। अब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्राफ ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स। अब देखिए ये किसका ग्राफ है, cos x का ग्राफ है। तो वैसे डायरेक्ट cos x का आपको पता होना चाहिए इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, इस तरह का होता है। cos x का जो ग्राफ होता है उसका इन्वर्स का, तो cos x का ग्राफ ये है, इसका इन्वर्स ये हो गया। आंसर सी होना चाहिए। वैसे भी इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि आप अगर इसमें क्या करें, y इक्वल टू एक्स एक लाइन बनाएं, ये बना दी y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में जो इसके इमेज जो बनेगी कर्व की, जैसे इसका ऊपर वाला पोर्शन तो ये है, तो इसकी इमेज बनाएंगे नीचे को, तो यहाँ से ऐसे होगा ये जैसा इमेज ये है वैसे यहाँ बना दी। अब यहाँ पर ये इसका इमेज ऊपर बनाएंगे तो इमेज कैसी बनेगी, ये सेम ऐसी बनेगी। ये इमेज जैसा ये नीचे बना वैसे ही ऊपर बना, जैसे यहाँ बना ये। अब इसको हटा दीजिए, केवल इतना पोर्शन रखिए, इसका ऊपर वाला पोर्शन। तो ये अब इसको हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ये फिर आपका फंक्शन नहीं होगा अगर पूरा हम ले लें। तो हम इसको रेस्ट्रिक्टेड बनाते हैं। रेस्ट्रिक्टेड कैसे बनाते हैं, यहाँ से हमने ये ले लिया और यहाँ से ये ले लिया, तो इसके बीच में अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 1 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ वैल्यू जो है -1 हो जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू पाई हो जाएगी, और यहाँ 0। तो पाई पे -1 हो गया, 0 पर 1 हो गया कॉस की वैल्यू। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो अब इसको हम अलग से बनाएं, तो इसको हम छोड़ दें, केवल इतना ग्राफ लें। देखिए ये इस तरह का जो है, ये 1 हो गया और यहाँ पर
ये -1 हो गया, ये 0 हो गया और ये पाई हो गया। तो ये π/2 पर जो है यहाँ पर ये π/2 हो जाएगा। तो कौन सा ग्राफ है? सी जो है आंसर हो जाएगा इसका। इसके एजर्सन रीजन्स बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ इसके ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से हमको टिक करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका एजर्सन है ए लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ फंक्शन f z मैप्स z डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 3x - 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z इज अ बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए? 1 1 ऑन टू होना चाहिए, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। 1 1 को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं और सब्जेक्टिव। 1 1 क्या होता है? इसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। अब 1 1 है या नहीं है कैसे चेक करते हैं? अगर जो है मान लीजिए ये है, अगर ये कोई इसका डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है, तो 1 1 होने के लिए इसकी हर की इमेज यहाँ पर सेम मिलनी चाहिए, एक ही इमेज मिलनी चाहिए। हर की अलग अलग एक ही यूनिक इमेज हमको मिलेगी। और मान लीजिए हम मानते हैं यहाँ पर अब 1-2 इमेज सेम है, यहाँ fx1 और f इक्वल टू fx2, और यहाँ x1 और x2 अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा, 1 1 नहीं रहेगा। x1 और x2 अलग अलग हैं, एक सिंगल इमेज हो जाएगी। तो अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 भी x2 के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये प्रूफ कर देते हैं हम तो क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। अब देखते हैं fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं। fx1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x1 - 5 इक्वल टू 3x2 - 5। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x1 इक्वल टू x2, यानी क्या हो गया? ये 1 1 हो गया। फंक्शन 1 1 है या इंजेक्टिव हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम? ऑन टू के लिए इसको हम y ले लेते हैं, तो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हर एक ऑन टू के लिए क्या है? हर एक एलिमेंट जो भी कोडोमेन में उसका प्री इमेज x में होना चाहिए, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सबकी है तो हम कह देंगे ये ऑन टू है। तो अब इसके लिए देखिए क्या करते हैं, y इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 5/3। अब देखिए यहाँ से मैं अगर यहाँ y में कोई एक वैल्यू 2 ले लेता हूँ, जैसे z टू z है, इंटीजर है यहाँ, तो y में 2 जैसे मैंने यहाँ से ले लिया, तो 2 यहाँ से लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 5/3 यानी 7/3। ये इंटीजर है ही नहीं, तो 7/3 इसमें होगा ही नहीं z में, यानी 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज z में नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। कम से कम एक एलिमेंट मिल जाए जिसकी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू नहीं होगा अगर प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये 1 1 तो है, इंजेक्टिव है, परंतु ये सब्जेक्टिव या ऑन टू नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं हुआ। रीजन क्या है? अ फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ सब्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। बिल्कुल सही है, सब्जेक्टिव ऑन टू और इंजेक्टिव 1 1 दोनों होता है तो वो क्या होता है? बाइजेक्टिव होता है। तो इसका कौन सा आंसर हो गया? इसका एजर्सन ए गलत है, ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्सन ए है fx इक्वल टू 3x - 8, x इज लेस देन इक्वल टू 5, 2 के x इज ग्रेटर देन 5। तो इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5, कंटिन्यूस दिया हुआ है तो k इक्वल टू 5/2 होगा। कह रहे हैं अगर कंटिन्यूस है, डायरेक्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो राइट हैंड लिमिट आएगी ये किसके बराबर होगी? x इज ग्रेटर देन 5। 5 पर जो राइट हैंड लिमिट होगी वो किसके बराबर होगी? 2k की बराबर। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी इससे मिलेगी, यानी यहाँ पर रख देंगे 5 3 15, 15 - 8 7 हो जाएगा। 7 हो गया, और ये फंक्शन की वैल्यू भी 7 ही होगी इस पर 5 पर, तो ये k कितना होना चाहिए? 7/2, जबकि यहाँ कितना दे रखा है? k 5/2, ये गलत है। तो इसका एजर्सन गलत हो गया। इसके नीचे फिर फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू fa। तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यानी इसका एजर्सन ए फॉल्स है बट रीजन ए इज आर इज ट्रू, तो इसका भी डी ऑप्शन हो जाएगा।